Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. You're watching Constitutional Law series by Law by Nilay Kumar, and in this video we shall be discussing Article 15. Before I begin with this video, I would like to put out a disclaimer for all my viewers that this video has been made only for academic purposes and is in no way providing any legal advice to anyone. So let's start. Prohibition of discrimination against citizens. Article 15 provides for a particular application of the general principles embodied in Article 14. The scope of Article 14 is wider than that of Article 15 and 16. कहने का मतलब ये है कि Article 14 जो है कहने का मतलब ये है कि Article 14 जो है वो जीनस है और उसकी स्पीसीज़ हैं Article 15 एंड आर्टिकल 16. ये पेरेंट है और ये उसके बच्चे हैं बेसिकली. तो जो हमने यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी या आर्टिकल 14 में बात की, हमने डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी की, उसी के प्रिंसिपल्स आर्टिकल 15 और 16 में एम्बॉडीड हैं. एम्बॉडीड है मतलब उसी में वो आर्टिकल 15 और 16 भी उसी कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है, बट इसको कुछ पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए बनाया गया. 14 एक जनरल प्रोविजन है, 15 एंड 16 पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं. ओके, सो ऑब्वियसली आर्टिकल 14 इस हिसाब से देखा जाए तो आर्टिकल 14 का जो स्कोप है इट विल ऑलवेज बी वाइडर देन आर्टिकल 15 एंड 16, राइट. Now, when a law comes within the prohibition of Article 15 or 16, it cannot be validated by applying the principle of reasonable classification provided in Article 14, right? So, ये वाली जो चीज़ है, ये कहने का मतलब ये है कि Article 14 में doctrine of reasonable classification है. Merely because you want to protect a law from Article 15 and 16, you cannot claim that it is protected by Article 14 under the doctrine of reasonable classification. You cannot claim that because 15 और 16 specific provisions हैं. तो अगर 15 और 16 का वायलेशन हो, 15 या फिर 16 का वायलेशन हो रहा है तो 14 का वायलेशन ऑटोमेटिकली होगा, राइट. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, आर्टिकल 14 जो है इट इज़ ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स, आर्टिकल 14 जो है इट इज़ अवेलेबल टू सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स, जिसमें सारे जूरिस्टिक पर्सन्स आते हैं. सारे जूरिस्टिक पर्सन्स कहने का मतलब ये है कंपनीज, एसोसिएशंस, वन पर्सन कंपनीज, ऑल दोज जूरिस्टिक पर्सन्स, आर्टिफिशियल एंड ह्यूमन बोथ. वेयर एज आर्टिकल 15 और 16 जो है दीज इनके वर्डिंग्स को अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ओके, लेट्स मूव ऑन टू आर्टिकल 15 क्लॉज 1. Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. Right? So यहाँ पे you can see that there are 5 grounds of discrimination provided under Article 15 Clause 1. Religion, race, caste, sex, or place of birth. Right? Now, the word discrimination means to make an adverse distinction with regard to distinguish unfavorably from others. अगर इसको सिंपल भाषा में बोला जाए तो कहने का मतलब ये है कि मान लो 5 लोग हैं, 5 लोग में से आप 5 लोग को पार्टी में, अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करते हो, ठीक है. आप सब ने अपने फ्रेंड्स को मैकडोनल्ड्स में बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया एंड इट्स अ किड्स पार्टी, राइट. एंड व्हाट यू डिड इज आपने अपने 3 खास दोस्त थे उसमें से, आपके 3 बेस्ट फ्रेंड्स थे, आपने उनको बर्गर एंड फ्राइज एंड कोल्ड कॉफ़ी तीनों ऑफर किया. वेराज बाकी जो 2 दोस्त थे 5 में से वो आपके दोस्त थे बट दे वर नॉट बेस्ट फ्रेंड्स. तो आपने क्या किया, आपने उनको या फिर they were let's say Muslim or they were of some other religion or on the basis that they were females let's say, right. आपने क्या किया, उनको आप सिर्फ आपने कोल्ड कॉफ़ी ऑफर किया, बर्गर एंड फ्राइज ऑफर नहीं किए, राइट. तो दिस इज बेसिकली स्ट्रेट अवे डिस्क्रिमिनेशन. आप उन एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल में से जो सिमिलर सर्कमस्टांसेस में स्टैंड करते हैं उनमें भेदभाव कर रहे हो.
3 लोगों को अलग ट्रीटमेंट दे रहे हो और 2 लोगों को अलग ट्रीटमेंट दे रहे हो, जिसमें से 2 लोग को जब अलग ट्रीटमेंट दे रहे हो वो उनके लिए अनफेवरेबल है, राइट, उनके डिसएडवांटेज में है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बहुत ही बेसिक और लेमैन्स लैंग्वेज में समझाया। नेक्स्ट पॉइंटर अभी पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देर इज अ लॉ विच प्रोवाइड्स फॉर इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स बेस्ड ऑन द रिलीजन ऑफ द वोटर्स ऑफेंस दिस क्लॉज। तो आपको याद होगा 1919 के अराउंड एक लॉ पास हुआ था ब्रिटिश एरा में, ब्रिटिश इंडिया में, जिसमें बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाए थे, मुस्लिम्स के लिए अलग बनाए थे एंड हिंदूज के लिए अलग बनाए गए थे, राइट। डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट लगाया गया था वहां पे, राइट। अगर उस वैसे लॉज को आज हम आर्टिकल 15 के ग्राउंड्स पे चेक करेंगे, देन यू विल फाइंड दैट इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 1 बिकॉज you are discriminating amongst the citizens of India on the basis of their religion, right? So for article 15 clause 1 to be applicable, the discrimination should be based on solely or only on a ground mentioned in 15 clause 1 and no other ground. This is very important. यहाँ जो 5 grounds mentioned है, again and again I am repeating it, religion, race, caste, sex और place of birth, सिर्फ इन्हीं ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन होगा तभी आप 15 क्लॉज 1 का वायलेशन क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो डीपी जोशी वर्सेस मध्य भारत। मध्य भारत बेसिकली पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इंक्लूडेड था, उसका नाम मध्य भारत था। 1955 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्लेस ऑफ बर्थ और डोमिसाइल टर्म्स को डिस्कस किया है एंड दे हैव टोल्ड दैट दे आर नॉट सिनोनिमस विद ईच अदर। दीज एक्सप्रेशंस आर नॉट सिनोनिमस। नॉट सिनोनिमस का क्या मतलब होता है? बेसिकली दैट दे डू नॉट मीन द सेम थिंग, ओके। तो डीपी जोशी वर्सेस मध्य भारत के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला दे डू नॉट मीन द सेम थिंग एंड देयरफॉर द लॉ विच द मध्य भारत गवर्नमेंट हैड मेड दैट in government medical colleges reservation will be provided based on domicile, ठीक है। तो पेटिशनर्स ने क्या किया, उन्होंने क्लेम किया 15 क्लॉज 1 का वायलेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, दे डू नॉट मीन द सेम थिंग एंड देयरफॉर दैट लॉ वाज हेल्ड टू बी वैलिड। अब आते हैं 15 क्लॉज 2 पे, राइट। 15 क्लॉज 2 क्या कहता है? No citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subjected to any disability, liability, restriction or condition with regard to clause A, access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment, or clause B, the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of the general public। इसमें आपके बेसिकली क्या होता है, ये जो पब्लिक रिसोर्ट जो टर्म यूज़ किया गया है, ये आपके सारे वो ऐसे प्लेसेस इंक्लूड कर देते हैं जहाँ पे पब्लिक को एक्सेस है, ठीक है। जैसे बसेस हो गए, बस स्टैंड हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, ठीक है, बेदिंग घाट्स हो गए, रोड्स हो गए, फिर आपके वेल्स, टैंक्स, इस तरह की चीज़ें हो गई, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई भी आपको इन जगह, इन प्लेसेस को जो ये पब्लिक जनरल पब्लिक के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, जनरल पब्लिक की यूज़ के लिए बनाए गए हैं, इस जगह को यूज़ करने में अगर आपके ऊपर कोई डिसेबिलिटी होती है, मतलब या लाइबिलिटी होती है, रेस्ट्रिक्शन होता है या कंडीशन होता है। लाइबिलिटी का क्या मतलब बेसिकली हो गया, वो हो गया कि आप यहाँ पे पैसे पे करोगे तभी आपको यूज़ करने दिया जाएगा, लेकिन बाकी लोगों को पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपके कास्ट के बेसिस पे आपको बोला जा रहा है बिकॉज यू बिलोंग टू अ लोअर कास्ट, तो आपको यहाँ पे पैसे पे करने पड़ेंगे तभी आप ये वेल यूज़ कर सकते, कुआं यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप यूज़ नहीं कर सकते। ये हो गया लाइबिलिटी। रेस्ट्रिक्शन क्या हो गया, आपको साफ बोल दिया गया क्योंकि आप लोअर कास्ट के हो तो आप यहाँ पे ये वेल नहीं यूज़ कर सकते। कंडीशन क्या हो गया, आपको बोला जा रहा है कि आप ये वेल तभी यूज़ कर सकते हो जब सारे के सारे अपर कास्ट वाले लोग यूज़ कर चुके हों और आप सुबह के 4 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आप ये वेल नहीं यूज़ कर सकते। जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो ये मैंने आपकी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन जैसे वर्ड्स का मतलब मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। यहाँ आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो यहाँ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। क्लॉज 1 की अगर वर्डिंग्स देखो, वापस क्लॉज 1 पे चलते हैं। क्लॉज 1 की वर्डिंग्स देखोगे तो यहाँ लिखा है
द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। क्लॉज 2 की वर्डिंग देखो, नो सिटीजन शैल ऑन दीज ग्राउंड्स बी सब्जेक्टेड टू डिसेबिलिटी, बी सब्जेक्टेड टू। कहने का मतलब क्या है, क्लॉज 1 का वायलेशन सिर्फ स्टेट कर सकती है, जबकि क्लॉज 2 का वायलेशन प्राइवेट पर्सन्स भी कर सकते हैं। Therefore, clause 2 is wider in scope when compared to clause 1 of article 15. Okay? अच्छा, क्लॉज 2 को डालने का रीज़न क्या है? क्लॉज 2 बेसिकली अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है, छुआछूत जो हम बोलते हैं, लोअर कास्ट, दलित्स, इन लोग को जो मंदिर में एंट्री अलाउड नहीं होती, बेदिंग घाट्स में इनको अलग एरिया में बैठाया जाता है, वेल्स इनके लिए अलग होते हैं, तो इस तरह की जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस इंडिया में प्रेवलेंट अभी भी है, उसको प्रोहिबिट करने के लिए आर्टिकल 15 क्लॉज 2 बनाया गया है, जिसमें आप प्राइवेट पर्सन्स को भी इंक्लूड करते हो, राइट? इसके लिए आपके पास एक स्पेसिफिक आर्टिकल है, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जो अनटचेबिलिटी को कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है, और उसके लिए इसके आर्टिकल 17 के तहत एक लॉ भी बनाया गया है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने के ऊपर आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। देन वी हैव आर्टिकल 15 क्लॉज 3। 15 क्लॉज 3 क्या बोलता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है स्पेशल प्रोविजन, ठीक है, फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स हियर। ओके, स्पेशल प्रोविजन। अब बहुत लोग बोलते हैं, और ऐसा किसी जजमेंट में भी बोला गया है, कि 15 क्लॉज 3 जो है, इट इज एन एक्सेप्शन टू 15 क्लॉज 1। However, the Supreme Court has clarified it very well, and in fact many times, that 15 clause 3 is not an exception to 15(1), rather it is a corollary to article 15 clause 1, and 15 clause 3 is an enabling provision. It's a special provision that empowers the state to make laws for the benefit of women and children. Clear? अब आप इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लो, जैसे मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट बनाया गया, मैटर्निटी बेनिफिट विमेन के बेनिफिट के लिए बनाया गया है। फ्री एजुकेशन ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन के ऊपर अगर लॉ बनाया जाता है, तो वो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के तहत बनाया जाएगा, एंड जस्ट बिकॉज विमेन उसमें इंक्लूडेड है, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि 15 क्लॉज 1 में जो सेक्स टर्म दे रखा है, उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है मेन को, आप ये क्लेम नहीं कर सकते, because 15 clause 3 is a special provision that enables the state to make specific laws for women and children. Okay? अब बहुत इंटरेस्टिंग एक इंटरेस्टिंग केस है 497 ऑफ आईपीसी का। सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी टॉक्स अबाउट एडल्ट्री। अडल्ट्री में साफ दे रखा है दैट इफ अडल्ट्री में नाउ अ वुमन इज ऑल्सो इन्वॉल्व एंड अ मैन इज ऑल्सो इन्वॉल्व। अडल्ट्री का बेसिकली मतलब हो गया मैरिड वुमेन एंड मैन आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिलेशनशिप्स आउटसाइड देयर मैरिज, राइट? सो मान लो देर इज मैन वन, ठीक है, सॉरी, लेट्स से हस्बैंड, लेट्स टेक हस्बैंड वन, ओके, हस्बैंड वन and wife 1. Now wife 1 is having sexual intercourse, has a sexual relationship with husband 2, who is married to wife 2. Now husband 1 can file a case against husband 2 under section 497 of IPC for adultery. अडल्ट्री में ये दे रखा है, ऑल्दो अब देखो इस W1 भी इन्वॉल्व है इस एक्ट में ऑब्वियसली, राइट? लेकिन W1 इज नॉट liable under this section 497 of IPC. So this has been held to be valid under the principles of Constitution of India, right? In various cases, such as Yusuf versus State of Bombay, Saumitri Vishnu versus Union of India, and Vishnu Revati versus Union of India. इन तीनों केसेस में 497 IPC को अपहोल्ड किया गया है। लेकिन 2017 में केस आया जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस इज अ 5 जज बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये, जिसमें सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी एंड ऑब्जर्व दैट इट वाज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल्स 14, 15 एंड 21। 15 में 15 क्लॉज 1 का वायलेशन था, ठीक है? तो 497 का मैंने एग्जाम्पल आपको बेसिकली बस इसलिए दिया है ये समझाने के लिए कि देयर वाज अ टाइम जब 497 को माना जाता था दैट इट वाज इंपॉर्टेंट दैट ओनली मेन बी पनिश्ड, बट विद चेंजिंग टाइम्स एंड चेंजिंग ट्रेंड्स
with the changing needs of the society, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, it is violative of Article 15 Clause 1. Therefore, they struck it down, right? So presently, adultery is only a ground for divorce and is no more a crime. Now let's move on to Article 15 Clause 4. 15 Clause 4 बोलता है, nothing in this article or in Clause 2 of Article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of SEBCs or SCs or STs. Right? Now Clause 4 was added by the first Constitutional Amendment Act of 1951. हुआ क्या था, एक केस आया था चंपाकम दुराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. ये मद्रास हाई कोर्ट में एक केस आया जिसमें हुआ क्या, एक कॉलेज था, उसमें कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स का पॉलिसी लाया गया था. ठीक है, तो कोर्ट ने बोला, तो मद्रास हाई कोर्ट में ये चैलेंज किया गया ये पॉलिसीज यूनिवर्सिटी का, और कोर्ट ने बोला दैट दिस इज वायलेटिव, स्ट्रेट अवे वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 1. ठीक है, बिकॉज 15(4) अभी 15(4) में यू कैन सी कि द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ SEBCs एंड SCs एंड STs. ठीक है, बट ये वाला जो क्लॉज है ना, ये 15 क्लॉज 4, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया था. दैट इज आफ्टर चंपाकम दुराई राजन केस वाज डिसाइडेड बाय द मद्रास हाई कोर्ट. So basically you can say that the first Constitutional Amendment Act inserted Article 15 Clause 4 to invalidate the judgment of Champakam Durai Rajan. ठीक है? Now Clause 4 enables the states to make special provisions for SEBCs, that is socially and educationally backward classes, scheduled castes and scheduled tribes. Right? So this is 15 Clause 4. Now we shall come to 15 Clause 5 where the story actually begins. This is where the story gets interesting. Nothing in this article or in subclause G of clause 1 of Article 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement, let me underline this, by law for the advancement of SEBCs, SCs or STs insofar as such special provision relates to their admission to educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unaided by the state, other than the minority education institutions referred to in clause 1 of Article 30. Right? Now clause 5 was inserted by the 93rd Constitutional Amendment Act. Right? And this was inserted, this amendment was brought in because they wanted to nullify the judgment in TMA Pai Foundation and PA इनामदार केसेस. इन दोनों केसेस में बेसिकली ये होल्ड किया गया था कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को नहीं बोल सकते दैट आप SEBCs, SCs और STs के लिए रिजर्वेशन बनाइए. बट कोर्ट ने बोला नहीं, कोर्ट ने बोला कि दैट यू कैन नॉट डू दैट. सो दे ब्रॉट इन दिस अमेंडमेंट, और इस अमेंडमेंट के तहत अब वो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं फॉर द एडवांसमेंट ऑफ SEBCs, SCs एंड STs. ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर है. नाउ इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज SEBCs का कॉन्सेप्ट कब आया? SEBCs का कॉन्सेप्ट आया 1951 में, जब आर्टिकल 15 क्लॉज 4 लाया गया. ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 थोड़ा जनरल नेचर का है. अगर 15(5) को देखोगे तो वो स्पेसिफिकली एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर रहा है. तो फिर 2005 में SEBCs का कॉन्सेप्ट को फर्दर फॉरवर्ड किया गया. ठीक है, तो 1951 में इंट्रोड्यूस किया गया, 2005 में इसको फर्दर किया गया इस कॉन्सेप्ट को. ठीक है, SCs और STs जो हैं वो आर्टिकल 266 जो है, जिसको हम डेफिनेशन क्लॉज बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, उसमें डिफाइंड है SCs एंड STs. ठीक है, बेसिकली वो आपको वहाँ पे डेफिनेशन कुछ खास है नहीं, वो आपको बोलेंगे रेफर टू आर्टिकल 341 फॉर SCs एंड रेफर टू आर्टिकल 342 फॉर STs. ठीक है, यही बात इसमें है. तो SCs एंड STs कैसे
आइडेंटिफाई होते हैं वो प्रेसिडेंट आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद एक लिस्ट बनती है जो 1950 में, ये लिस्ट जो मैं बोल रहा हूँ एस सीज एस टीज की, 1915 में ये लिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है और ये प्रेसिडेंट पब्लिश कर चुके हैं। ठीक है, इस लिस्ट को टाइम टू टाइम अमेंड किया जाता है और ये अमेंडमेंट की जो पावर है ये पार्लियामेंट को दे रखी है। दिस इज व्हाट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 341 एंड 342। यू कैन रीड इट ऑन योर ओन। What I am more concerned about is Article 342A. Now 342A came in the year 2018. 2018 में 342A लाया गया और 342A was inserted by Constitution Amendment Act number 102nd. 102nd Constitution Amendment Act से 2018 में आर्टिकल 342A को इंसर्ट किया गया और SEBCs को डिफाइन किया गया कि SEBCs को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। लेट्स लुक एट दैट 342A। वेयर इज इट? यस, ये है हमारा 342A। लेट्स रीड इट। The President may, with respect to any state or union territory, and where it is a state, after consultation with the governor thereof by public notification, specify the SEBCs which shall, for the purposes of this constitution, to be deemed to be socially and educationally backward classes in relation to that state or union territory. Now, the Parliament has the power to amend this list by law, include or exclude from the central list. Now this is something which is new. This is, ये जो central list का concept है ना, ये आर्टिकल 341 और 342 में नहीं गिवन है, जहाँ पे SCs एंड STs रिस्पेक्टिवली बात की जा रही है उनकी। सेंट्रल लिस्ट की बात यहाँ पे पहली बार लेके आए हैं ये लोग SEBCs में, जब 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2018 में। ठीक है, सेंट्रल लिस्ट ऑफ SEBCs specified in a notification issued under clause 1 by the president, and any SEBCs but save as aforesaid, a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification. That's not relevant here. The only thing here is ये central list का concept। अब हुआ क्या, ये central list का concept लेके आए तो इससे interpretation ऐसा बन रहा था कि states के लिए अलग list बनेगी SEBCs की और center के लिए अलग list बनेगी, और स्टेट्स के लिए जो लिस्ट बनेगी वो स्टेट खुद बना सकता है और सेंट्रल के लिए जो लिस्ट बनेगी वो प्रेसिडेंट बना सकते हैं, जो अमेंड हो सकता है बाय द पार्लियामेंट। ये कंफ्यूजन एक क्रिएट हो रहा था। तो हुआ क्या, एक केस आया मराठा रिजर्वेशन केस, जिसका एक्चुअल नेम है जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। 2021 का 5 जज बेंच जजमेंट है ये, एंड इसमें 3:2 मेजॉरिटी में बोला गया दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नो पावर टू मेक और अमेंड द लिस्ट ऑफ SEBCs। राइट, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नो पावर। लेकिन उसके बाद क्या किया गया, देखो 102nd अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 342 एक लेके आया गया जहाँ पे SEBCs की बात की। इसके बाद एक और अमेंडमेंट किया गया 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021, और इसका पर्पस था बेसिकली टू नलिफाई द जजमेंट ऑफ मराठा रिजर्वेशन केस। मराठा रिजर्वेशन केस में साफ बोल दिया था 3:2 मेजॉरिटी में दैट द स्टेट्स डू नॉट हैव द पावर टू मेक और अमेंड द लिस्ट ऑफ SEBCs। राइट, बट अब यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे क्लॉज 2 इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। पार्लियामेंट मे बाय लॉ इंक्लूड और एक्सक्लूड फ्रॉम द सेंट्रल लिस्ट ऑफ SEBCs specified in a notification issued under clause 1 any SEBCs but save as aforesaid a notification issued under said clause shall not be varied by subsequent notification। इसमें कोई चेंज नहीं लाया गया। राइट, क्लॉज 1 पढ़ो। द प्रेसिडेंट may with respect to any state or union territory and where it is a state after consultation with the governor thereof by public notification specify the SEBCs in the central list which shall for the purposes of the central government be deemed to be SEBCs। तो प्रेसिडेंट जो बना रहे हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्पसेस के लिए है। ठीक है, अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन देखो। फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉज 1 and 2 द एक्सप्रेशन सेंट्रल लिस्ट मीन्स अ लिस्ट ऑफ SEBCs प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड बाय एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल लिस्ट का इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि सेंट्रल लिस्ट का मतलब है जहाँ जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर एक्सरसाइज करेगा, वहाँ वहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की जहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट बात करेगा, वहाँ वहाँ सेंट्रल लिस्ट जो होगी SEBCs की वो अप्लाई होगी।
अब क्लॉज 3 एक नया ऐड किया गया 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग क्लॉजेज 1 एंड 2। नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब ये नॉन ऑब्स्टैंट क्लॉज है। एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में बाय लॉ प्रिपेयर एंड मेंटेन, एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में बाय लॉ prepare and maintain for its own purposes a list of SEBCs, entries in which may be different from the central list। ये बेसिकली पावर दे दी स्टेट को, आप खुद एक लिस्ट बनाओ, मेंटेन करो, अमेंड करो, ऐड करो, एक्सक्लूड करो, जो करना करो। तो इन्होंने स्ट्रेट अवे जो हमारा मराठा रिजर्वेशन केस था जिसमें बोला स्टेट गवर्नमेंट हैज नो पावर, उसको इन्होंने स्ट्रेट अवे नलिफाई कर दिया। क्लियर यहां तक ये बात? दिस वॉज द स्टोरी ऑफ क्लॉज 5 जो एक्चुअली किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। दिस इज दी, आई कैन गारंटी यू दैट दिस इज दी ओनली वीडियो जहाँ पे आपको आर्टिकल 15 क्लॉज 5 का फुल ऑन एक्सप्लेनेशन मिला होगा A to Z की स्टोरी क्या थी, कहाँ से कहाँ तक ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात की गई, और जजमेंट भी इंक्लूड किया गया इसमें मैं इस वीडियो में, जो कि नलिफाई कर दिया गया है अब। ठीक है, ये आपको कहीं भी किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। Now I will come to the last clause, that is Article 15 Clause 6, right? I know ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, but please bear with me, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। ठीक है, 15 Clause 6 इज़ वेरी सिंपल। अगर आप इसका बेयर एक्ट नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप इसका बेयर प्रोविजन अपने आप खुद पढ़ लेना। यहाँ पे EWS की बात की गई है, ये एक नया रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया था, और ये भी 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स में, नो आई एम सो सॉरी, आई विल हैव टू चेक कि ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। मोस्ट प्रॉबेबली ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, बट प्लीज चेक इट, आई एम नॉट श्योर, सो यू विल हैव टू वेरीफाई दिस फैक्ट। वंस आई वेरीफाई दिस फैक्ट आई विल पुट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो। 15 क्लॉज 6 बेसिकली क्या बोलता है, ये भी एक स्पेशल प्रोविजन है, ठीक है, एनेबलिंग प्रोविजन है, दैट एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का जो डेफिनेशन है, इट शैल बी नोटिफाइड बाय द स्टेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। करंट डेफिनेशन जो है दैट इज पर्सन हुज फैमिली हैज ग्रॉस एनुअल इनकम बिलो 8 लाख रुपीज़। ठीक है, अब EWS में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैक्सिमम रिजर्वेशन जो प्रोवाइड किया जा सकता है वो 10% का किया जा सकता है, एंड दिस इज ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन विच इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 30, या फिर किसी भी तरह का रिजर्वेशन जो है SCs, STs या OBCs, SEBCs को मिलता है उसके ओवर एंड अबव ही है। तो अगर कुछ 49% के अराउंड मिल रहा है SCs, STs, OBCs, SEBCs को, तो इसमें प्लस 10% और कर दो EWS के लिए। ठीक है, तो समवेयर अराउंड ये, हाँ आई नो 50% कैप जो इंदिरा सोनी के केस में लगाया गया था उसको ये वायलेट कर रहा है, बट इट हैज़ बीन अपहेल्ड टू बी वैलिड। वी विल डिस्कस द केस लॉज इन द अपकमिंग वीडियोस। मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आर्टिकल्स 15 एंड 16 के सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज डिस्कस करेंगे हम, राइट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की है, अगर आपको बेनिफिट आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 15 क्लॉज 5 में ऑलरेडी मिल रहा है अंडर SCs, STs और SEBCs, देन यू कैन नॉट क्लेम बेनिफिट अंडर EWS अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 6। ठीक है, द स्टेट इज ऑल्सो empowered टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर EWS in relation to their admission to educational institutions, whether aided or unaided by the state, right? So I hope EWS का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया हो। यहाँ पे बस 4 बातें की गई हैं। पहला, ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी SCs, STs या SEBCs के अंडर में 15(4) और 15(5) के तहत अगर लाभ उठा रहे हैं तो आप 15(6) में EWS कैटेगरी में नहीं इंक्लूड होंगे। EWS कैटेगरी को 10% का रिजर्वेशन मिलेगा, विच विल बी ओवर एंड अबव द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, स्पेशली अंडर आर्टिकल 30, विच इज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। एंड लास्ट इज EWS का रिजर्वेशन करंटली जो है दैट इज अ पर्सन हुज फैमिली हैज ग्रॉस एनुअल इनकम बिलो 8 लाख रुपीज़। ये टाइम टू टाइम गवर्नमेंट नोटिफाई करके अमेंड कर सकती है। So this is it for the video. I hope you like this video. Please like and share my video with your friends and the people who are preparing for CLAT PG and other LLM entrance examinations, as well as UGC NET paper 2 law, right?
If you have any doubts, you can mail it to me on nilakumar@nilakumar.lawnet@gmail.com, or you can DM me on my Instagram, law by Nilakumar. So I'll see you in the next video.